चलिए आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे बंगाल विभाजन कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ। इस मुद्दे पर जो है हम लोग बात करेंगे कि आखिर बंगाल विभाजन का कारण क्या था। यही टॉपिक है चूंकि आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है आपके, चूंकि आप जानते हैं कि आधुनिक भारत में जो है बंगाल विभाजन एक टॉपिक है और उससे हर साल आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेंगे हम कि बंगाल विभाजन का कारण क्या था, आखिर बंगाल विभाजन क्यों हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और ये लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपस्थिति, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपस्थिति और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन इसका कारण क्या था, जो हम कारण की अगर बात करें उस समय के बंगाल का अगर हम लोग देखें स्थिति, भौगोलिक स्थिति देखें तो आज का जो बंगाल है उस तरह का बंगाल नहीं था उस समय। उस समय के बंगाल में अगर हम बात करें तो पूर्वी बंगाल, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, प्लस पश्चिम बंगाल जिसे हम कोलकाता आज के डेट में जो है अपना, बंगाल, बिहार, पूर्वी बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, असम है, बिहार है, उड़ीसा है। इतना बड़ा जो रीजन था, इतना बड़ा जो एरिया था वो किसका था, बंगाल का था। सोचिए इतना बड़ा एरिया बंगाल का। जनसंख्या अगर देखें तो इसकी जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास थी। लॉर्ड कर्जन कहता है कि प्रशासन चलाने में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी मंशा बिल्कुल अलग थी। उसकी मंशा बिल्कुल अलग क्यों थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्थिति तो पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, पूर्वी बंगाल जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, यहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, संख्या ज्यादा। अगर हम पश्चिम बंगाल, इसके साथ साथ बिहार, असम, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। सोचिए एक जगह मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, एक जगह हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और सोचिए कि स्थिति क्या हुई हो। 8 करोड़ की जनसंख्या, एक तरफ मुसलमान ज्यादा है, एक जगह हिंदू ज्यादा है। लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपस्थिति, क्योंकि उस समय चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ रहते थे, कोऑर्डिनेशन के साथ रहते थे। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो, जैसे अंग्रेज करते हैं। और उस समय की बंगाल का जो सिनेरियो की अगर हम बात करें बंगाल का, तो उस समय का बंगाल बिल्कुल अलग था, क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रवादी चेतना का पावर हाउस था। अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा। एक से एक लेखक, एक से एक कवि, एक से एक राजनेता, एक से एक क्रांतिकारी। और क्रांति का मतलब ये होता है आमूलचूल परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड क्रांति, रेवोल्यूशन। तो बंगाल एक से एक सूरवीरों की धरती थी। और जब आदमी ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो क्या करता है, क्रांति करता है। जहां गलत होगा उसका विरोध करेगा वो। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, 8 करोड़ की जनसंख्या है और हमको इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा एरिया जो है, इसको चलाना कठिन हो रहा है। प्रशासनिक तरीके से अगर हम देखें, प्रशासन चलाने में कठिनाई हो रही है। लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि उनकी मंशा थी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ाया जाए, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता मतलब दोनों के अंदर मतभेद किया जाए। चूंकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ बड़े सामंजस्य के साथ रहते थे, बार बार जो मैं कह रहा हूं, और उनको तोड़े कैसे, तो उन्होंने रास्ता निकाला। क्योंकि मैंने कहा कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा, पश्चिम बंगाल में और बिहार, असम, उड़ीसा में हिंदुओं की संख्या ज्यादा और 8 करोड़ की जनसंख्या। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अगले स्लाइड पे बात करते हैं। अंग्रेजों ने यह किया कि 19 जुलाई 1905 को इसकी रूपरेखा जनता के सामने, एक रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया 19 जुलाई 1905 को। अगर ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो 20 जुलाई 1905 को ये ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया बंगाल का विभाजन होगा, बिल्कुल होगा। इसके साथ ही साथ वो दिन 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन, वो काला दिन जिसे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, और ये दिन डिसाइड किया गया 16 अक्टूबर 1905 का कि इस दिन बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा। कल्पना करिए अगर आप राष्ट्रवादी विचार रखते हैं, राष्ट्रवाद से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, अगर आज भारत के किसी भी एरिया पे कोई भी अगर आक्रमण कर दे तो दुख सभी को होता है। सोचिए कि जो लोग इतने सालों से, हिंदू और मुस्लिम या सभी लोग इतने सालों से रहते थे, सोचिए कि उस समय की स्थिति क्या हुई होगी, एक दूसरे के साथ कैसे उन लोग के अंदर कितनी तड़प होगी।
कि उन लोग को अलग करने का दिन निश्चित हो गया कि इस दिन जो है बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा। उस दिन पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ उठी। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी घर खाना नहीं बना। बहनों ने भाइयों के हाथों पे कलाइयों पे राखी बांधी। और उसी समय आपको याद होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा, उन्होंने लिखा आमार शोभार बंगला, हमारा प्यारा बंगला, आमार शोभार बंगला, हमारा प्यारा बंगला लिखा उन्होंने, जो बाद में जाके आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये क्या है? आज यही आमार शोभार बंगला आज क्या है? ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, यही क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। सोचिए कि कितना मोहब्बत ये लोग, जो कोई भी व्यक्ति है मोहब्बत कर रहा है अपने देश से, और उसके एरिया को जो है अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो सोचिए वो किस तरह से अपने आप को डिसाइड, किस तरह से वो कर पाएगा चीजों को। बस एक मिनट चाहिए। ठीक है, किस तरह से वो अपने आप को उसके अंदर तड़प होगी। और जैसे मैंने कहा कि इतने बड़े एरिया को किस तरह से लॉर्ड कर्जन सब सोच चुका था कि भाई धर्म के आधार पर सोच चुका था, भाषा के आधार पर सोच चुका था। एक जगह पर जो है हिंदी और उड़िया ज्यादा बोलते हैं लोग, एक जगह जो है मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, उर्दू लोग ज्यादा बोलते हैं। और उसने कहा कि इन दोनों को लड़ाओ, जब लड़ेंगे आपस में एक दूसरे से उलझेंगे तो राज करना आसान हो जाएगा, और इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया। तो ये रहा बंगाल विभाजन, एक छोटा सा टॉपिक जिसका मैंने सार आप लोगों को बता दिया। इसके साथ साथ बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में एक और आंदोलन है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट चला 1906 में। इसको मैं बंगाल विभाजन से जोड़ के बताता हूं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो चला, वो आंदोलन जैसे मैंने कहा क्रांति, आमूलचूल परिवर्तन। स्वदेशी आंदोलन चला यानी कि देशी की बात की, स्वदेशीकरण की बात की गई, स्वदेशीकरण की। और ये स्वदेशीकरण कैसे? विदेशी वस्त्रों को जलाने की बात की गई, विदेशी वस्त्रों का यूज नहीं करने की बात की गई, और देसी वस्त्रों के अपनाने की बात की गई। जो आज सरकार बात करती है स्टैंडअप की, स्टैंड अप इंडिया की बात करती है, मेक इन इंडिया की जो बात करती है, वो काम तो बहुत पहले, सदियों पहले हो चुका है। अंग्रेजों के आने के पहले भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत थी कि पूरा गांव समृद्ध था, अपने हिसाब से चीजें लोग उत्पादन करते थे गांव में। अंग्रेजों के आने के बाद पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था डिक्लाइन हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि भारत तब भी सोने की चिड़िया है और आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन हम बात अगर करें स्वदेशीकरण की, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा कि जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है वो हमेशा अगर कहीं गलत होगा तो उसका विरोध करेगा, और विरोध करने का तरीका अलग अलग होता है सभी का, चाहे गरम दल वाले हो चाहे नरम दल वाले हो, दोनों का तरीका अलग था, काम करने का तरीका अलग था। उग्रवादी जो व्यक्ति था, दो ही तो ग्रुप थे, एक उग्रवाद था और एक उदारवाद था, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग था। एक जो है संवैधानिक तरीके से देश को आजाद कराना चाहता है, और एक कहता है, उग्रवादी जो थे लाल बाल पाल, वो कहते हैं हम अंग्रेजों से याचना नहीं करेंगे, हम रण करेंगे, लड़ के लेंगे आजादी। तब स्वदेशी मूवमेंट जो मेन मुद्दा, अगर हम बात करें, जो फोकस करें स्वदेशी पे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। स्वदेशी की अगर हम लोग बात करें, स्वदेशीकरण का, उस समय लंदन में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति। और जाहिर सी बात है औद्योगिक क्रांति होगी, जब मशीनीकरण होगा तो जाहिर सी बात है जो भी कपड़ा तैयार होता था, क्योंकि भारत से कच्चा माल जाता था और वहां पर जाकर मशीनों से उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, और प्रोडक्शन होने के बाद भारत के मार्केट में ही बेचा जाता था उसे, यानी कि दोहरा लाभ वो कमाते थे अंग्रेज। और सोचिए कि प्रोडक्शन हो, डिमांड ही ना हो, खूब प्रोडक्शन हो जाए कपड़ों का और डिमांड ही ना हो, क्योंकि भारत जैसे इतना समृद्ध बाजार कहां मिलता अंग्रेजों को। प्रोडक्शन हो, डिमांड ना हो तो फिर दिक्कत तो होगी। लोगों ने कहा कि हम विदेशी कपड़ा को खरीदेंगे नहीं, विदेशी वस्त्रों को जलाने की बात की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की बात की गई, होलिका जलाने की बात की गई, और स्वदेशी की बात की गई, अपने कपड़े की बात, अपनी जरूरतों के हिसाब से हम उत्पादन करेंगे उसकी बात की गई। मैं बार बार ये कहता हूं, जब मैं आइडियोलॉजी पढ़ाता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, कि कोई भी राजा तब तक ही सर्वाइव कर पाएगा जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। कोई भी राजा, इतिहास देख लीजिए, राजा तभी तक मजबूत है जब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। जिस दिन राजा की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, राजा डिक्लाइन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर अंग्रेजों का कमर तोड़ना है हमें, तो
अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को हमें चौपट करना पड़ेगा, और वही काम हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट में किया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, स्वदेशी को अपनाया गया, और अंग्रेजों को दिखा दिया गया कि हम भारतीयों को हल्के में मत लियो। तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक, बताने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बंगाल विभाजन आप सभी को बताया, स्वदेशी मूवमेंट बताया, स्वदेशी देशी, और आज भी उसी की बात हो रही है, स्वदेशीकरण की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।